नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों की बुलाई आपात बैठक। पीएम मोदी कोरोना को लेकर कर रहे मुख्यमंत्रियों संग बड़ी बैठक। देश भर में फिर से अलर्ट कोरोना को लेकर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएन में भारत का रौद्र रूप फिर से बरसा मुस्लिम देशों पर। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले मुस्लिमों देशों को लगाई लताड़। वहीं इजराइल की फलस्तीन मस्जिद में हुए इजरायली पुलिस के आक्रमण को उन्होंने निंदा भी की है, यानी आतंकवादियों पर प्रहार किया है और उन मुस्लिम देशों पर भड़के जिन्होंने लगातार इस्लामिक टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, रशिया के खिलाफ युद्ध में कूदे 40 देशों के प्रतिनिधियों ने दिखाई एकजुटता। सैन्य मदद और सेना भेजने का भी किया ऐलान, यानी खुलकर 40 देश रूस के खिलाफ आ चुके हैं। चौथी बड़ी अपडेट, विदेशी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में पीएम मोदी का डंका। 3 देशों ने कहा हम स्वागत के तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट, खुद को बम से उड़ाने वाली महिला फिदायीन के पति ने पोस्ट की तस्वीरें, कहा गर्व है आप पर कि आप मेरी पत्नी थी। अब आप समझिए, ऐसे ऐसे आतंकवादियों का महिमा मंडन होगा तो आतंकी बढ़ेंगे या फिर नहीं। यही कारण है कि यूएन में मोदी ने जमकर, भारत ने यूएन में आतंकवाद को लेकर लताड़ लगाई मुस्लिम देशों को। तो एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां पर कराची में हुए हमले के बाद अब चाइना ने पाकिस्तान को दी धमकी। शहबाज शरीफ भागे भागे चीनी दूतावास पहुंचे हैं। चीन ने कहा करेंगे एयर स्ट्राइक अगर नहीं सुधरे तो, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा। बांग्लादेश की होश ठिकाने लगाएंगे विदेश मंत्री। वहीं दुनिया में एक हार्ड पावर के रूप में उभर रहा भारत, रायसीना डायलॉग में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यानी 90 देशों के सामने अनुराग ठाकुर ने जमकर दहाड़ लगाई। तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन अगर आप भी इस देश की इंडियन आर्मी के लिए गर्व करते हैं, अपने देश की भारतीय सेनाओं पे पीएम मोदी के नेतृत्व पे आपको भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के संग की बैठक, जताई चिंता। देश में एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग संवाद कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के संग बैठक जारी है। आपको बता दें, पीएम मोदी कोविड-19 स्तर स्थिति पे आज चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया है, जिनमें प्रदेश के लगभग कई मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से राय भी ले रहे हैं और उनको एक तरीके से सलाह भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि कोविड-19 के मामले देखते हुए फिर से प्रधानमंत्री मोदी एहतियात के तौर पर देश में एक बार फिर से डॉक्टरों की टीम जो है निगरानी के लिए अलर्ट कर दी गई है। कोविड-19 टेस्टिंग भी बढ़ाने की बात कही गई है और फिर से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाली बातें शुरू होने वाली है। एक और अपडेट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत ने मुस्लिम देशों पर निकाली भड़ास, कहा लगातार आतंकवादी समूहों को प्रश्रय दिया जा रहा है। सीरिया के आतंकवादी समूहों को लेकर जताई चिंता, कहा आतंकवादियों का फिर से सिर उठाना यह गंभीर विषय है। इतना नहीं, यूएनएससी ने आम सहमति में अपना वीटो प्रस्ताव पास किया, तो भारत ने भी इसको लेकर भी खेद जताया है। कई बातों पर भारत ने कल खेद प्रकट किया है, भड़ास निकाली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने सीरिया को मौजूदा स्थिति चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम देशों से निकल रहे इस्लामिक टेररिज्म पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे एक अपना फैशन बना रखे हैं। इतना ही, उन्होंने सीरिया में राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताया है। और रविंद्र संयुक्त सुरक्षा परिषद में यूएनएससी मिडिल ईस्ट की स्थिति पर ब्रीफिंग को संबोधित किए थे। सुरक्षा परिषद में संबोधन के दौरान रविंद्र ने कहा कि संवैधानिक समिति के लघु निकाय के अगले सत्र का शीघ्र आयोजन वार्ता है। इतना ही नहीं, परिषद में रविंद्र ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि भारत संघर्ष का दीर्घकालीन समाधान खोजने में क्षेत्रीय प्रयासों के समर्थन का लगातार आह्वान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीनों में पड़ोस के अरब देशों के साथ सीरिया के संबंधों में बड़े स्तर पर प्रगति देखी गई है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मोर्चों पर सीरिया में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम की दिशा में वास्तव में गंभीर प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है और इसे रोका जाना चाहिए। भारत सीरिया में आतंकवादी समूहों को फिर से पैदा होने के खतरे को बार बार दोहरा रहे हैं। सीरिया ही नहीं, हम याद तहरीक अल शाम जैसे आतंकवादी समूह न केवल सीरिया में बल्कि इराक में फिर से पनप रहे हैं। और इराक, सीरिया समेत तमाम जगहों पर, तमाम मुस्लिम देशों में जिस तरीके से आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, ये विश्व बिरादरी की शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है।
इतना ही नहीं, यूएन में आम सहमति से अपनाए गए वीटो प्रस्ताव को भी भारत ने खेद जताया और इसे एक तरीके से चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, यहाँ पर सीधा तय आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत सुरक्षा परिषद किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो दिए जाने पर उन्हें 193 सदस्यीय निकाय की बैठक करने की जरूरत होगी। भारत ने मंगलवार को इस पर खेद व्यक्त किया और कहा कि प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी रही है और इसने कहा है कि इस तरीके की इसे लें या इसे छोड़ दें पहल के बारे में उसे गंभीर चिंताएं हैं और जिसमें व्यापक सदस्यता की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसी भी स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में एक वीटो डाले जाने पर महासभा बहस के लिए स्थायी जनादेश संकल्प को मतदान के बिना सहमति से अपनाया है। यानी इतना टफ पोजीशन है कि अगर आपको वीटो पावर चाहिए तो पहले सभी देशों की मंजूरी और इन 5 देशों में से 5 देशों की रजामंदी ये चाहिए और इसी को लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल भारत पहले काफ़ी लंबे समय से वीटो की मांग कर रहा है, बल्कि वीटो के लिए कहीं न कहीं भारत एक तरीके से उचित देश भी है। हम चलते हैं कोऑपरेटिव रूस के खिलाफ उठ खड़े हुए 40 देश, कहा हम भेजेंगे सैन्य मदद या फिर हथियारों का। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका व उनके पश्चिमी सहयोगी देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और सहयोग देशों ने यूक्रेन को घोर और घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है। साथ ही यूक्रेन की मदद पर परमाणु युद्ध की रूस की चेतावनी भी खारिज कर दिया गया है। जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पर अमेरिका समेत 40 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में यूक्रेन को भारी हथियारों से लैस करने का फैसला किया गया है। इसी एयरबेस पर अमेरिका वायुसेना का यूरोपीय मुख्यालय है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को सहायता देने के हमारे संकल्प के साथ दुनिया भर के देश एकजुट हैं। यूक्रेन को युद्ध में जीत का भरोसा है और यहाँ जमा हुए सभी लोगों को यही मानना है। अमेरिका और यूरोप के उनके सहयोगी देशों ने कीव को होवित्जर तोप, ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें, यही नहीं, 40 देशों के प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए रशिया के खिलाफ एक्शन की बात कही और उन्होंने कहा कि हम अपने सैन्य सहायता देंगे या सैन्य मदद भेजेंगे, सैनिकों को ही भेजेंगे या तो रक्षा सुरक्षा से जुड़े सामान भेजेंगे। तो ऐसे में सीधा इस युद्ध में अगर देखा जाए तो 40 देशों ने सीधा यूक्रेन का समर्थन कर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं यूरोपीय देशों के दौरे पे। 3 देशों का करेंगे दौरा, राष्ट्राध्यक्षों से होगी संकट खत्म करने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के तैयार देश। प्रधानमंत्री मोदी 2022 में होने वाले पहले विदेशी दौरे का शेड्यूल भी आ गया है। दरअसल विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे और वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके बताया गया है कि मोदी जर्मनी से चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इसके अलावा वे भारत जर्मनी के बीच 6वीं अंतर सरकारी बैठक भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के न्योते पर कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे इंडिया नार्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। 4 मई को भारत लौटने से पहले मोदी फ्रांस में दूसरी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। मैक्रो की चुनावी जीत के बाद मोदी उनसे मुलाकात करने वाले पहले नेताओं में होंगे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दिए सारे देश जो है लगातार पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर 3 चीनी महिलाओं के मौत, जी हाँ, एयर हमले में, आतंकी हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत के बाद भड़का चाइना। काम कर देंगे एयर स्ट्राइक, दूतावास भागे पहुंचे शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तान कराची में 26 अप्रैल यानी कल चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला कर दिया गया था। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन के पास हुए विस्फोट में 3 चीनी नागरिक सहित 4 लोग मारे गए थे। इस आत्मघाती हमले के बाद कहा जा रहा है कि क्या चाइना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया हो। पिछले कुछ सालों में कई बार चीनी नागरिकों को टारगेट कर पाकिस्तान में हमला किया गया है और इससे पहले ही गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास पहुंच गए और वो चीन से कहा है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं दिला देते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमले के कारण पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा
तो चाइना कभी भी एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और पाकिस्तान के औरजे पुरजे को भी तबाह कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये हम आपको बता दें कि कराची यूनिवर्सिटी में जिस महिला ने बम ब्लास्ट, यानी जो महिला फिदाइन बनी थी और जिस महिला ने ये कांड किया, अब उसके पति ने जो है वो जश्न मनाया है। उसके पति ने एक पार्टी दी है और कहा मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे गर्व से मैं झूम रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी पर गर्व कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ मौत पर जब अगर जश्न मनाया जाएगा, लोग पार्टी करेंगे, तो मौत का जो खेल है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो यूएन में पीएम मोदी ने जो मुस्लिम देशों पे भड़ास निकाली है, अगर आप भी इससे सहमत हैं और आतंकियों के इस खेल का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा, पीएम शेख हसीना से भी करेंगे मुलाकात। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को बांग्लादेश की यात्रा पर जा सकते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयशंकर की यात्रा का मकसद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करना भी है। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश समकक्ष AK अब्दुल मोमेन ने साथ मिलकर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जयशंकर के प्रधानमंत्री हसीना से मुलाकात करने की संभावना भी है। बताया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना कई महीनों बाद दिल्ली का दौरा करेंगे। रमजान के बाद नहीं, जून के महीने में भारत के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल मार्च में बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए ढाका का दौरा किया था और इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में बांग्लादेश की विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने व्यापक बातचीत की। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। दुनिया के एक हार्ड पावर के रूप में उभर रहा भारत। रायसीना डायलॉग में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के साथ दिखाने के लिए बहुत कुछ है और अपने हार्ड और सॉफ्ट पावर के साथ अगले AVGC निर्माण हब के रूप में उभर रहा है। ठाकुर ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए भारत के पास कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है क्योंकि यह दुनिया के एक हार्ड पावर के तौर पर उभर रहा है। रायसीना डायलॉग में एक संवाद के सत्र ठाकुर ने कहा है कि अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के साथ भारत के पास पेश करने को बहुत कुछ है। दरअसल आपको बता दें, कल 90 देशों की बैठक चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें, रायसीना जो डायलॉग है इसमें 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और इसमें भारत जो है वो गरज रहा है और भारत की ताकत भी देख रहे हैं ये सारे देश। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में म्यांमार से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति जो सान सू ची को 5 साल की सजा, रिश्वत मामले में $600 कैश और सोना लेने का भी दोषी बना दिया गया है। दरअसल म्यांमार के अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को बुधवार को भ्रष्टाचार के पहले मामले में 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई और रिश्वत लेने के दोषी पाया गया और यह जानकारी समाचार एजेंसी FP ने सूत्रों के हवाले से दे दी है। म्यांमार की सैन्य अदालत ने 76 साल की सूची को $600 कैश और $6 लाख कैश और सोने की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया। सूची के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुल 11 मामले हैं। इन्हीं में से ये मामला है और हर मामले में अधिकतम जेल की सजा 15 साल तक है। पिछले साल फरवरी में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद सत्ता से बाहर कर दी गई सूची ने इस आरोप से इनकार कर दिया है और उन्हें एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी ने घूस के तौर पर सोना हजारों डॉलर दिए थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, धार्मिक स्वतंत्रता, अमेरिकी रिपोर्ट में भारत समेत 15 देशों को लिस्ट में डालने की मांग। भारतीय मूल के लोगों ने किया विरोध, लगाया पक्षपात की आरोप। प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट पर नाखुशी जताई है और आरोप लगाया है कि ये भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को धार्मिक स्वतंत्रता के दर्जे के संबंध में भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को खास चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश कर दी है। हालांकि अमेरिकी सरकार इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका स्थित नीति अनुसंधान एवं जागरूकता संस्थान फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के सदस्य खंडरोआ कौंड ने आरोप लगा दिया है कि भारत पर USCIRF की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, तो इस पर एक बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन को नए हथियार दिलाने के लिए अमेरिका ने किया आकाश पाताल एक कर देने का वादा, पुतिन को शांति की उम्मीद।
दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को 2 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। रूस ने जितना सोचा था, ये युद्ध उससे भी अधिक समय के लिए खींच गया है। जंग के बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर रूसी समर्थित अलगाववादी वाले क्षेत्रों में अशांति भड़काने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व सोवियत देश मालादोव के मुताबिक विवादित क्षेत्रों में कई धमाके हुए हैं। इसी बीच अमेरिका और उनके सहयोगियों ने यूक्रेन को भारी हथियारों के अतिरिक्त पैकेज देने का संकल्प लिया। इस युद्ध से आपको बता दें, इस बीच लगातार अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद को हाथ बढ़ा रहा है और उनका कहना है कि हम यूक्रेन का पूरी तरीके से मदद करेंगे और यूक्रेन की मदद करते ही रहेंगे। जबकि पुतिन का कहना है कि हम शांति की भी बात कर रहे हैं और शांति की अपील भी हम चाहते हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग, लड़ाकू विमान से लेकर घातक मिसाइल तक 72% मेड इन चाइना हथियारों का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा ग्राहक बन बैठा है और लगने वाला है बड़ा झटका, क्योंकि चाइना का माल कितना भरोसेमंद है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से। कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में चीन ने अपनी एक खास जगह बना ली है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। पाकिस्तानी सेना जिन लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें से अधिकतर चीन में बनाए गए। साल 2017 से 2021 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान के हथियारों की 72% मांग को पूरा कर दिया। ये आंकड़े हथियारों के हस्तांतरण और संघर्ष पर ध्यान देने वाले स्वतंत्र संस्थान ने एकत्रित किए हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए आंकड़ों के अनुसार चीन के इस समय अंतराल में भी जितने भी प्रमुख हथियारों का निर्यात किया गया, उनमें से 47 देश पाकिस्तान को गए। पाकिस्तान ने 2012 और 16 के बीच 67% हथियार चीन में निर्यात किए गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और आपको बता दें, 5 दिन की हिरासत में भेजे गए विधायक जिग्नेश मेवाड़ी, जी हाँ, पुलिस पर हमला करने का लग गया आरोप। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई, गुजरात के कांग्रेस के विधायक है जिग्नेश मेवाड़ी। इनको जब असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर 1-2 दिन तक रखा, उसके बाद कोर्ट गए, इनको जमानत मिल गई थी। पुष्पा स्टाइल में अकड़ दिखाने लगे और इन्होंने कहा कि जिग्नेश मेवाड़ी झुकेगा नहीं साला। अब ये वीडियो भी इनका जब वायरल हुआ और मुख्यमंत्री असम के पास पहुंचा, हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, तो इनकी कुंडली खोलना शुरू हो गई। पुलिस ने अब इनकी कुंडली खोली तो ये पता चला कि इन्होंने एक महिला पुलिस के साथ अभद्रता की। तो तत्काल जैसे ही जमानत मिली इनको, वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिग्नेश मेवाड़ी को अब 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यानी ये साला झुकेगा नहीं जिग्नेश मेवाड़ी, जो पुष्पा स्टाइल था ये इनको भारी पड़ गया। शायद इन्होंने अंसार से कुछ ना सीखा था। कुछ दिन पहले अंसार ने भी दिल्ली दंगा किया, पहले तो जहांगीरपुरी में राम भक्तों पर पत्थरबाजी की और बाद में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ये पुष्पा स्टाइल में अकड़ दिखाते हुए कहा साला अंसार कभी झुकेगा नहीं। और उसके बाद पुलिस ने दिल्ली में क्या किया कि उसको ही मुख्य आरोपी बना दिया। अब वो अच्छा न केवल झुकेगा बल्कि वो जेल में ही अच्छा खासा रहेगा। तो अब ऐसे ही लोग जो अकड़ दिखाते हैं पुलिस कस्टडी में, उनके खिलाफ इसी तरीके के और फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं। तो इन पर इनकी भी अकड़ जो है धीरे धीरे ढीली हो जाएगी। एक और अपडेट लेते हैं, तमिलनाडु से दुखद खबर निकल के आई दोस्तों, जहां बिजली की तारों की चपेट में आया मंदिर का रथ, करंट लगने से 11 लोगों की मौत। दुखद खबर, बहुत दुखद खबर। जी हाँ, तमिलनाडु के आपको बता दें, एक मंदिर तांजापुर जिले के बड़ा हादसा हुआ, जहाँ एक मंदिर का रथ त्योहारों के समय जो कि इस्तेमाल किया जाता है, लाइव वायर के संपर्क में आ गया। जी हाँ, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई, बेहद दुखद दर्दनाक। 15 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो लोग बिजली की चपेट में आए हैं उनमें बच्चों भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि घटना बुधवार सुबह हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब लोग जिस मंदिर की पालकी के साथ खड़े थे और वो कलीमेड़ी के अयप्पर मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन में आ गया था। तो दुखद खबर है। सत नमन उन श्रद्धालुओं को, उन राम भक्तों को, उन भक्तों को सत नमन है जो कि कहीं न कहीं एक तरीके से इस पुण्य काम में इस तरीके की बातें हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें, रुड़की में धर्म संसद पर लगी रोक, तैयारी में लगे दिनेशानंद भारती और 6 समर्थक गिरफ्तार। आयोजन स्थल के इलाके में धारा 144 लागू। दरअसल धर्म संसद जिस तरीके से हो रही है और उनमें जो बयान निकल के आ रहे हैं वो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और दुनिया भर के देश भी धर्म संसद के नाम पर एक तरीके से ये कहने लगते हैं कि भाई धर्म संसद में भड़काऊ चीज़ें हो रही हैं। यही कारण है कि आज रुड़की में धर्म संसद को नहीं होने दिया गया, इतना समझ लीजिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं।
बनारस में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाउडस्पीकर कैसे उतरने लगे बाबा योगी के डर से, ये तो हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं। अब बनारस में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं। लाउडस्पीकर डीसीपी काशी जोन ने धर्मगुरुओं संग बैठक की और कहा कि आप लाउडस्पीकर उतार दीजिए। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाने के शासन के आदेश के बाद अब वाराणसी में भी पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मंगलवार को जिले में मंदिर और मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को उतारे गए। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। चौबेपुर में पुलिस ने एक सुबह एक मंदिर पर वहां पहुंचकर लगे लाउडस्पीकर को उतरवा दिया है। इधर अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर में जो लाउडस्पीकर लगाए गए थे उनको महंत की देखरेख में उतरवा लिया गया। शिवपुर स्थित अष्टभुजा मंदिर में भी लाउडस्पीकर उतारा गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी धर्मगुरुओं संग बैठक कर आदेश का अनुपालन कराने की अपील कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर जो है दोस्तों ये चीज़